हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ एपेक्स है 60 डिग्री और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है √7/√3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल आई सो दैट द रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सेकंड सरफेस का मतलब है, इसको अगर अपन सी बोलें, इसको बी बोलें, इसको ए बोलें, तो ए सी सरफेस से लाइट रे बाहर आ जानी चाहिए। उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ आई क्या होनी चाहिए, ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। साथ ही साथ हमको ये भी निकालना है कि जो वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल आएगी वो क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इसको आप लोग ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद में फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर ये आता है कि अभी जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस, कि सारी की सारी लाइट रेज एसी सरफेस से बाहर निकले, कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन उससे किस तरह से अलग है, पहला तो ये क्वेश्चन खड़ा होता है। देखो, जब हमने कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस वाला क्वेश्चन किया था या थ्योरी के अंदर जब उसे पढ़ा था, तो उसके अंदर हमको ए और म्यू के अंदर एक ऐसा रिलेशन निकालना था ताकि कोई भी लाइट रे जो कि ए बी सरफेस पे आए वो एसी से हमेशा बाहर निकल जाए। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस। लेकिन यहाँ पे ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ए और म्यू तो हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पे हमको ए भी अवेलेबल है और म्यू भी अवेलेबल है। तो ए और म्यू तो हमको ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है ए और म्यू की वैल्यू दे करके कि आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि एसी से लाइट रेज बाहर आ जाएं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये कंडीशन ऑफ ऑल इमर्जेंस से एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात जो इसके अंदर बोली हुई है, हमको वो निकालना है, हमको आई की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हमको पता है कि जब आई मिनिमम होगा तब R1 भी मिनिमम हो जाएगा, और जब R1 मिनिमम होगा तो R2 मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 कांस्टेंट होता है ए के बराबर। तो R1 प्लस R2 अगर कांस्टेंट है तो R2 मैक्सिमम होना चाहिए अगर R1 मिनिमम है तो। यानी कि अगर R2 मैक्सिमम है तो E भी मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? E की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है π/2। तो यहां से हमको पता लग गया कि I की मिनिमम वैल्यू के लिए E की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग I को अब से रेफर करेंगे I मिनिमम से, और E को हम लोग रेफर करेंगे E मैक्सिमम से। ठीक है, तो E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ये π/2 है। और अगर E की वैल्यू π/2 होगी तो हम बोल सकते हैं कि R2 की वैल्यू फिर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी, है ना। क्रिटिकल एंगल हम कैलकुलेट करना जानते ही हैं। और R2 की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल हो जाएगी तो R1 की वैल्यू हो जाएगी A माइनस क्रिटिकल एंगल, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, यानी कि जब R1 की वैल्यू A माइनस सी होगी तब I की वैल्यू मिनिमम हो गई होगी। ठीक है, और हमको इस I की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी फेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो हम इक्वेशन लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू √7/√3, यानी कि म्यू टाइम्स साइन ऑफ R1, और R1 की वैल्यू हम लिख देंगे A माइनस सी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी साइन ऑफ A माइनस सी की। तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू √7/√3 मल्टीप्लाइड बाय साइन A कॉस C माइनस कॉस A साइन C। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। इसको हम बोल देते हैं, लेट्स से ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन C की वैल्यू लिख के रख लेते हैं। हमको पता है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम लोग साइन C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कॉस C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन C की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी √3/√7। ये हमारे पास में बन गई लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। और cos C की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 2/√7। इसको आप चेक कर सकते हैं यही आ रही है कि नहीं। ठीक है, और A की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमारे पास में साइन ऑफ I मिनिमम, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आ जाता है 1/2। ठीक है, यानी कि I मिनिमम की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 30 डिग्री। तो जो हमको मिनिमम एंगल पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि किस मिनिमम वैल्यू ऑफ I के लिए डेविएशन जो है वो, सॉरी, जो लाइट रेज हैं वो एसी सरफेस से हमेशा बाहर निकलेंगी, तो वो मिनिमम एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमसे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इस
मिनिमम एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको पता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए, और यहाँ पे आई की वैल्यू हम ऑलरेडी 30 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं। ई की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो आती है इस वाले पर्टिकुलर केस में पाई/2, तो हम वैल्यूज़ डालते हैं। तो 30 प्लस पाई/2 मतलब 90 माइनस ए की वैल्यू हमको 60 दी हुई है, तो इसको आप सॉल्व करते हो तो डेविएशन की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो हमने डेविएशन भी निकाल लिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल लिया मिनिमम, जिसके लिए सारी की सारी लाइट रेज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। थैंक यू।